Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई नॉवल में कहे गए किसी भी कथन के लिए रेडियो उड़ान जिम्मेवार नहीं है। इस नॉवल को पाकिस्तानी ऑथर तहमीना दुरानी जी ने लिखा है और इसे ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की गई है। रेडियो उड़ान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इसे प्रस्तुत करने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। To burn with desire and keep quiet about it is the greatest punishment we can bring on to ourselves. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, क्राइम करना जितना बड़ा सिन है उससे कहीं बड़ा सिन क्राइम को सहना भी है। ऐसा ही कुछ कर रही है हमारी नॉवल की प्रोटैगनिस्ट हीर। जी हाँ, आज की नॉवल है ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी ने, जो एक सच्ची कहानी है। एक लड़की की कहानी, हीर की कहानी, जिसने सपना तो देखा था रांझा का, पर उसे मिल गया है शैतान। हीर जिसका निकाह 15 साल की उम्र में एक ऐसे आदमी के साथ हो गया जिसकी उम्र उससे दुगनी से भी ज्यादा थी। वो कहने को तो अल्लाह का बंदा था, पर वो असल में एक बहुत बड़ा शैतान था जिसने हीर की जिंदगी बद से बदतर बना दी। उसने हीर के साथ तरह तरह के अत्याचार किए, उसने हीर के ऊपर तरह तरह के जुल्म किए और हीर की जिंदगी को नर्क बना दिया। हीर अपनी इस जिंदगी से बाहर आना चाहती थी, पर उसका पति पीर सेन, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, आसपास लोग उसकी पूजा करते थे, उसे बहुत मानते थे, उसे अल्लाह का बंदा मानते थे और कहते थे कि वो जो कहता है वही अल्लाह सुन लेते हैं और उसकी बात सच होती है, जो हीर के हिसाब से तो बिल्कुल झूठ था। यह आदमी जो कि एक शैतान है, जो किसी के भी साथ कुछ अच्छा करने के बारे में तो सोच नहीं सकता, पर उसके क्राइम पर, उसके अत्याचारों की कोई लिमिट नहीं थी। वो इंसान किसी हद तक भी गिर सकता था। वो जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करता था, वो जो छोटी सी गलती पर किसी को भी बहुत बुरी तरह मारकर मौत के घाट उतार सकता था, वो जिसने अपने बेटे तक को नहीं बख्शा था, जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह को ही हमेशा से रुस्वा करता आया था, अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करता आया था, इस्लाम का जिसने मजाक उड़ाया था। एक सच्चा मुसलमान कहलाने के लायक वो बिल्कुल भी नहीं था, पर क्योंकि उनके खानदान में एक आदमी, बाबा जी, जो कि महान थे, जो चमत्कारी थे, जो अल्लाह के बंदे थे, उनकी वजह से इन सबको भी पीर का दर्जा मिलता चला गया और लोगों को इस्तेमाल ये लोग करते चले गए। खैर, अगर आपने ये कहानी पूरी नहीं सुनी है तो इस कहानी को फॉलो जरूर कीजिए। यूट्यूब पर आप जा सकते हैं, लिख सकते हैं ब्लास्फेमी तहमीना दुरानी बुकवर्ड 1, 2, 3, आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। जी हाँ, इस कहानी को जरूर सुनिए, जरूर ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि पता चले कि एक डार्क साइड हमारी दुनिया की ये भी है। जी हाँ, ये जो कि साउथ पाकिस्तान की कहानी है, एक सच्ची कहानी, पर नाम बदल दिए गए हैं ताकि उस लड़की की आइडेंटिटी को छुपाया जा सके। तहमीना दुरानी जो कि एक बहुत ही बोल्ड राइटर हैं, जिन्हें इस सब के लिए बहुत कुछ सहना भी पड़ा है, उनकी इस कहानी ने सबकी आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। जी हाँ, ये कहानी जो कि बहुत ही खौफनाक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्राइम, जुर्म, ये रूप भी इख्तियार कर सकता है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं होता। जी हाँ, इस कहानी को जरूर सुनिए, पर अभी आपको कहानी का जज जरूर मिल गया होगा, तो हम इस छोटे से ब्रेक के बाद बढ़ाएंगे कहानी को आगे। और आज मैं आपको इस कहानी के अंत तक ले जाने वाली हूँ, इसलिए दिल को थाम कर रखिएगा। बने रहिए मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा के साथ। एक छोटा सा ब्रेक और मैं लौट कर आती हूँ। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, लाइट ऑफ लाइफ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान।
हजारों अनपढ़, गरीब, बेसहारा लोगों के नेता, उनके अल्लाह को मौत के घाट उतारने के लिए मुझे बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। अपने आप को एक नौकर से अपने खुद की मालकिन बनाने के लिए मुझे चमत्कार की जरूरत है। हाय, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और नॉवेल चल रही है ब्लास्फेमी, जिसकी प्रोटैगनिस्ट हीर अपने पति को मारना चाहती है। वो अपने पति को मारकर आजादी पाना चाहती है। बहुत सारे लोगों को दुनिया को आजादी दिलाना चाहती है। पर क्या सिर्फ पीर सेन को मारने से दुनिया को आजादी मिलेगी? क्या हीर को आजादी मिलेगी? क्या हीर इस सिस्टम से बाहर निकल पाएगी? क्या पीर सेन की मौत के बाद हीर आजाद हो जाएगी? उसकी जिंदगी बदल जाएगी? ये भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि एक पीर सेन जाने के बाद दूसरा पीर सेन वो अपने घर में ही तैयार कर रही है। राजा जी जब पीर सेन की जगह लेगा तो क्या वो क्रूर नहीं होगा? क्या वो हीर का मालिक नहीं बन जाएगा? क्या हीर जो सोच रही है वैसा सब कुछ होगा? पहली बात तो इतने सारे लोग जो कि अंधा विश्वास करते हैं पीर सेन के ऊपर, वो पीर सेन की खाली चारपाई पर भी माथा टेकते हैं। पीर सेन जहाँ से निकलते हैं उस मिट्टी को भी चूमते हैं, माथे पर लगाते हैं, जबकि आसपास हर जगह बहुत ज्यादा गरीबी है। पर फिर भी उन्हें लगता है कि पीर सेन उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं, उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। जबकि इतने सालों से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो आज भी उतने ही गरीब हैं जितने जब उन्होंने श्राइन में आना शुरू किया तब वो थे। उसके बावजूद भी वो पीर पर इतना अंधा विश्वास करते हैं। अगर पीर के साथ कुछ गलत हुआ तो क्या ये सब लोग हीर को छोड़ेंगे? ये बहुत सारी बातें हैं जो हीर के दिमाग में गूंज रही थी। हीर कांप रही थी। आज महीने की पहली तारीख है। बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था। क्या ये अंदेशा है आज की रात जो होने वाला है उसका? पूरा दिन हीर ने बहुत ही मुश्किल से काटा था। रात हो गई थी। हीर बार बार सिगरेट पी रही थी, पर फिर भी अपने डर को वो अपने चेहरे से छुपा नहीं पा रही थी। पीर सेन ने राजा जी को बुलवा भेजा। जब राजा जी ने हीर को देखा तो उसने पूछा, माँ, आप इतना डरी हुई क्यों है? वही हीर राजा जी को देख रही थी, जिसने अपनी सिगरेट बहुत तेज पकड़ी हुई थी, जिसके हाथ कांप रहे थे। हीर के दिमाग में था कि ये वही तो नहीं। राजा जी परेशान था। उसने बताया कि पीर सेन ने उसे बुलवा भेजा है। पीर सेन को साकी बीबी के साथ उसकी मुलाकात के बारे में पता चल गया है। पता नहीं क्या होगा। मैं और घबरा गई थी। राजा जी नहीं तो कौन? आखिर कौन दिलाएगा हमें आजादी? राजा जी तो खुद ही अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा है। फिर आखिर वो कौन होगा जो पीर सेन की हत्या करेगा? मैंने देखा चील को जाते हुए। उसने मेरी तरफ उन निगाहों से देखा जैसे कि वो जानती है कि मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ। हर जगह मुझे जहर ही जहर दिखाई दे रहा है। मौत ही मौत। अल्लाह, आज की रात मौत की रात हो, चाहे वो मौत हम सबको आ जाए, पर अल्लाह, आज की रात इस हवेली में मौत की रात होनी चाहिए। जब राजा जी बाहर आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आज की रात वो रात नहीं है जब मुझे पेड़ से बांधा जाएगा। देखते हैं कल क्या होगा। इंतजार करते हैं कल का। मैं एक बार फिर राजा जी की तरफ देखने लगी। क्या यही है वो? मैं महीने से हो गई थी तो पीर सेन ने यथिमरी को बुलवा भेजा। मैंने एक बेवकूफ की तरह पीर सेन से पूछा, क्या मैं उस विधवा औरत की लड़की को भी ले आऊं? क्यों? पीर सेन ने बहुत हैरानी से पूछा। वो ऐसे ही। उसके बाद पीर सेन ने मुझे बहुत डांटा, बहुत गालियां दी, बहुत ज्यादा धिक्कारा। मैं कमरे से बाहर आ गई। मैं कमरे के बाहर एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर रसोई में चली गई। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। सुबह के लिए नाश्ते की तैयारी क्या होगी, अंडे कितने रखे हैं, रोटी कितनी बनानी है, सारा सामान है या नहीं है, ये सब कुछ देखने लगी। सारे सामान को ठीक से ढक कर रखने लगी और फिर वही कुर्सी पर आकर बैठ गई। तभी पीर सेन ने मुझे बुलाया, शायद आखिरी बार। मैं दूध के ग्लास में 3 नींद की गोलियां मिलाकर पीर सेन के पास ले गई। वो लड़की यथिमरी जो पीर सेन के बिस्तर से उठकर नीचे जमीन पर
बिस्तरा बिछाकर लेट गई थी और दूध का ग्लास पीते ही पीरसेन भी सो गए। मैं उस आदमी की खर्राटे सुन रही थी, गिन रही थी, जिसकी ये आखिरी रात हो सकती है। क्या आज रात पीरसेन की हत्या होगी? हो सकता है कि कुछ भी ना हो, और हो सकता है कि कल मैं पकड़ी जाऊं और मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। ओ अल्लाह, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो इस दुनिया से। नींद मेरे आसपास भी नहीं थी। आधी रात हो चुकी थी। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था और इंतजार कर रही थी उस नकाबपोश आत्मा के आने का। तभी दरवाजा खुलने की आवाज मुझे आई। मेरा दिल और तेज तेज धड़कने लगा। वहां रखी घड़ी भी जोर जोर से टिक 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 कर रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे पीरसेन बिस्तर से उठे और वापस बिस्तर पर गिर गए। बहुत तेज आवाज हुई। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी अपना मुंह मोड़कर दूसरी तरफ देखने की। मुझे वही मौजूदगी महसूस हो रही थी। मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपन हो रही थी। उसके बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। घड़ी की टिक टिक अब भी जैसे मेरे दिमाग में बज रही थी। बहुत देर के बाद, जैसे नींद में करवट बदलते हैं, मैंने पीरसेन की तरफ मुंह किया। अपने हाथ के सहारे से उठकर जब मैंने पीरसेन की तरफ देखा तो वो सीधे लेटे हुए थे। ये सो रहे हैं या फिर मर चुके हैं? मेरे शरीर की एक एक नस जैसे कांप रही थी। मुझे तभी दिखाई दी खून की बूंद तकिए के ऊपर। मैंने बहुत हिम्मत करके थोड़ा और उठकर पीरसेन की मुंह की तरफ देखा। उनकी आंखें खुली हुई थी। मैं वापस बिस्तर पर ही लेट गई। बहुत हिम्मत करने के बाद मैं खड़ी हुई। यतीमरी को पार करती हुई मैं पीरसेन की तरफ चली गई और मैंने देखा कि उनका मुंह भी खुला हुआ था। मैं थोड़ा पास गई। इतनी पास से मैंने आज तक कभी उनका चेहरा नहीं देखा था। मुझे अभी भी डर लग रहा था कि वो उठकर अभी मुझ पर वार कर देंगे। मैंने उनका हाथ पकड़कर उनकी नब्ज देखी जो बंद हो चुकी थी। मैंने उनका मुंह हिलाया तो वो दूसरी तरफ चला गया। उनके सर के दूसरी तरफ भी मुझे खून की बूंद दिखाई दी। पीरसेन की मौत हो चुकी है। मैं एक बार फिर से अपने आज में आ गई। आज जब पीरसेन की मौत हुई है, मैं उनकी खूनी हूँ या उनकी बेवा? मुझे यतीमरी की याद आने लगी। तभी गप्पी मेरे पास आ गई। माँ आप ठीक है ना? मैंने गप्पी की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ। पीरसेन के जाने के बाद हमें पता ही नहीं कि हमें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। खुली हवा आ रही थी, सूरज की रोशनी, ये रोशनी जो मैंने अपने कमरे में कभी नहीं देखी थी। आज मेरी बेटियां मेरे बाथरूम में जा सकती थीं, जहां वो कभी नहीं गई थी। पीरसेन के जाने से हमारी जिंदगी में कोई खालीपन नहीं आया था, बल्कि खालीपन भर गया था। उस बेवा औरत ने बताया कि यतीमरी रो रो के पागल हो गई है। उसका कहना है कि पीरसेन ने उससे वादा किया था अगले दिन उसके साथ निकाह करने का, इसीलिए वो रो रो कर पागल हो रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस बेवा औरत से कहा कि यतीमरी को यहाँ पर बुलाओ। जब यतीमरी आई तो मैं उसे उसी तरह पीटना चाहती थी जैसे कि पीरसेन हमें पीटा करते थे, पर उनकी मौत के अगले ही दिन ये करना शायद ठीक ना होगा। मैंने यतीमरी के बाल पकड़ के उसे खींच के थप्पड़ मारा। वो जोर से बोल उठी, मैं कल रात को सोई नहीं थी, मैं उठी हुई थी। उसकी ये बात सुनकर मेरा गुस्सा काबू में नहीं रहा और मैंने एक और थप्पड़ खींच के उसको मारा। पर अब मुझे चिंता सताने लगी। मैं तो सोच रही थी कि अगर यतीमरी कमरे में होगी तो अगले दिन वो मेरा सहारा बनेगी। वो हर किसी को बता सकेगी कि हम तो सो रहे थे, क्या हुआ हमें पता नहीं। पर ये कह रही है कि ये उठी हुई थी, ना जाने इसने क्या देखा होगा। तभी माँ मेरे पास आई।
माँ ने मेरे हाथ थाम लिए। मेरी बच्ची, तू क्या सोचती है मैं जानती नहीं तेरे साथ क्या क्या हुआ? तू क्या सोचती है मैंने हर जगह माथा टेककर आज के दिन के लिए दुआ नहीं की थी? मैं हमेशा अल्लाह से यही मांगती थी कि मेरी बेटी को आजादी मिल जाए। क्या माँ ये कहना चाहती है कि ये सब माँ की दुआओं का असर है? पर माँ मुझे समझा रही थी कि वो हमेशा से मेरा भला चाहती थी। मैं बहुत रोई हूँ तेरे लिए, पर मैं जानती थी मेरी बच्ची मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं पीछे हट गई थी। मैं बहुत मजबूर थी मेरी बच्ची, मैं बहुत मजबूर थी। क्या माँ बहुत कमजोर थी कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, या इतनी सख्त कि उसने मेरे लिए अपनी ममता को मार दिया? माँ बता रही थी कि जब चाचा हज गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि अल्लाह से उनके लिए सिर्फ इतना मांग ले कि हीर को आजादी मिल जाए। उस आदमी को अल्लाह ही अपने पास बुलाकर हीर को आजादी दे सकते हैं। माँ भी पीर सेन की मौत चाहती थी। एक पीर चला गया, पर दूसरा पीर तो मैंने अपने घर में ही तैयार किया है। राजा जी को पीर सेन की पदवी मिलनी थी। यहाँ पर तैयारियां होनी शुरू हो गई थी। राजा जी के लिए पगड़ी तैयार की जा रही थी। दूर दूर से लोग आ रहे थे और राजा जी को आज पीर सेन की जगह गद्दी पर बिठाया जा रहा था। राजा जी गद्दी पर बैठकर क्या पीर इतना क्रूर नहीं होगा? क्या पीर सेन के जाने से इन सब अत्याचारों का अंत होगा? मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता थी, वो थी यथिमरी की। आखिर यथिमरी ने उस रात क्या देखा होगा? जी हाँ, एक और नया पीर पैदा हो गया था। लोगों को एक और नया भगवान मिल गया था। लोग अल्लाह के सामने दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उनकी हमेशा सुनते हैं और उनके लिए एक के बाद एक भगवान वो तैयार करके यहाँ पर भेज देते हैं जो उनके दुखों का निवारण करेगा। खैर, हीर की चिंता खत्म नहीं हुई क्योंकि यथिमरी कुछ तो जानती है और वो हीर के लिए एक बहुत बड़ा डर बन गई है। इधर चील उस दिन से दिखाई नहीं दे रही थी। जब हीर ने बूढ़ी अम्मा से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पति ने उसे इतने ज्यादा काम पे लगा दिया था कि अब वो अपनी नींद पूरी कर रही है और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं। हीर ने अगले दिन देखा कि चील हवेली में आई, हीर के पास आई। उसने मुंह खोला, शायद वो कुछ बोलना चाहती थी, पर बिना बोले ही वो वहाँ से चली गई। आखिर ये औरत इतनी अजीब क्यों है? कौन है ये औरत? हीर अभी बहुत सारे सवालों के जवाब जानना चाहती है। हीर अभी बहुत कुछ करना चाहती है। हीर लोगों को बचाना चाहती है। उसके लिए हीर एक और बड़ा कदम उठाना चाहती है। हीर श्राइन की सच्चाई हर किसी के सामने रखना चाहती है। हीर हर किसी को बता देना चाहती है कि श्राइन में कोई ताकत नहीं। श्राइन की आड़ में यहाँ पर पीर सेन ने उसके साथ क्या क्या अत्याचार किए, वो हर किसी के सामने पीर की असलियत बयां कर देना चाहती है। ये सफर कैसा रहेगा जानेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बढ़ाएंगे कहानी को आगे। आप बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। सुन रहिए बुक वर्ड। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। My name is Fred Schroeder and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Odon, A Flight of Life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Udan, A Flight of Life. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, नॉवल चल रही है ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी ने। जी हाँ, इस नॉवल के जरिए हमें पता चला है ब्लास्फेमी का सही मतलब। ब्लास्फेमी का मतलब कहने में तो आता है वो इंसान जो कि गॉड की डिसरिस्पेक्ट करता है, जो होली बुक्स की डिसरिस्पेक्ट करता है। पर एक्चुअल में असली ब्लास्फेमिस्ट वो है जो दूसरों के सामने एक अलग चेहरा लेके आता है और असल में उसका चेहरा बिल्कुल अलग होता है। वो इंसान जो कि रिलीजन की आड़ में रिलीजन का मजाक उड़ाता है। वो इंसान जो कि गॉड के नाम पर गॉड के बंदों का ही फायदा उठाता है, उन पर जुल्म करता है, तरह तरह के अत्याचार करता है, अल्लाह के नाम पर लोगों को इस्तेमाल करता है। जी हाँ, ऐसा ही एक बंदा पीर सेन, जिसके साथ हुआ इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट हीर का निकाह। जी हाँ, उसने हीर के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए और हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। तो हीर के अत्याचारों का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आया, एक अंत आया, जब उसमें इतनी ताकत आई कि उसने सोचा कि उसे पीर सेन की हत्या करनी होगी,
जिसके लिए उसकी मदद एक नकाबपोश इंसान ने की है। हीर नहीं जानती कि वो कौन है, पर हाँ, पीरसेन की हत्या हो चुकी है। क्या ये हीर की जीत है? पर हीर और भी चीजों को बदलना चाहती है। हीर श्राइन की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहती है। हीर बताना चाहती है कि पीरसेन अल्लाह नहीं था। पर यहाँ पर नजारा कुछ और ही हो गया है। पीरसेन की जगह राजा जी ने ले ली है। लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें एक दूसरा खुदा मिल गया है। अब अगर उसे श्राइन की सच्चाई लोगों तक पहुंचानी है तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट बनेगा राजा जी, और साथ साथ वो लोग भी जो कि श्राइन पर, राजा जी पर, पीर पर अंधा विश्वास करते हैं। क्या वो लोग हीर को श्राइन की सच्चाई उजागर करने देंगे? हीर ने इसके लिए सोचा है एक तरीका, और अभी तक हीर ने सिर्फ एक ही औरत के बारे में जाना, तारा, जिसने की श्राइन की खिलाफत की थी। हीर ने उसी को बुलवा भेजा और हीर उसकी मदद से श्राइन की सच्चाई सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहती है। पीरसेन की सच्चाई सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहती है। उसने तारा की मदद से वैसे ही तवाइफ वाले नए कपड़े सिलवाए और रात के अंधेरे में तारा के साथ उन सभी लोगों के पास गई जहां पर पीरसेन उसे ले गए थे प्यारी बना के। हीर उन सबको बताना चाहती थी कि वो प्यारी नहीं बल्कि पीरसेन की बेगम है। जब वो ये बात उन्हें बताती तो वो लोग आग बबूला हो जाते। वो कहते कि अगर ये बात राजा जी तक पहुंची तो उसे सरेआम फांसी पर लटका दिया जाएगा इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। अब ये सच्चाई उजागर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हीर ने अपनी ही हवेली की एक दासी को बुलवा भेजा और उसने हीर को देखते ही बता दिया कि हीर पीरसेन की बेगम है। ये जानने के बाद भी वो लोग सच्चाई जानना नहीं चाहते थे, सच्चाई को मानना नहीं चाहते थे और सब हीर को ही बुरा भला कहने लगे। हीर ने वो सारी वीडियोस ढूंढी जो उसकी पीरसेन ने बनाई थी। हीर वो सारी वीडियोस लेकर भी वहाँ के जागीरदार के पास गई। वो वीडियो जो एकमात्र सबूत था पीरसेन के बुरे कर्मों का, पर उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हर जगह हीर दिखाई दे रही थी, पीरसेन कहीं भी नहीं थे। तो इससे ये साबित कर पाना तो बिल्कुल नामुमकिन था कि पीरसेन ने ही हीर को प्यारी बनाया है। हो सकता है कि हीर रात के अंधेरे में अकेली गई हो उनके पास। वो सब लोग पीर के खिलाफ एक कपड़ा वहां पर रखा था, उसे मालिक का गला दबा दिया। बीवी जी बहुत तेज आवाज हुई थी। मालिक अपने बिस्तर से उठे और वापस बिस्तर पर गिर गए। उनके दोनों कानों में से खून निकल गया। मैं हैरान हो गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने खूनी को देखा? बीबी जी, मैंने एक नकाबपोश इंसान को वहां से जाते हुए देखा था। यतिमरी के चेहरे को देखकर लग रहा था कि ये और भी कुछ जानती है पर बताने से कतरा रही है। वो नकाबपोश इंसान कौन था यतिमरी? नहीं बीवी जी, मैं नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती बीवी जी, मैं कुछ नहीं जानती। क्या तुमने उस खूनी को पहले कभी देखा था? यतिमरी ने सर हिला दिया। तो बताओ ना यतिमरी, आखिर वो कौन था? किसने किया हमारे मालिक का खून? नहीं बीबी जी, मैं नहीं बता सकती। क्या बात कर रही हो यतिमरी, तुम्हें बताना ही होगा वो कौन था। तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ यतिमरी, तुम मुझसे भी छुपा रही हो। बीबी जी, मैंने देखा वो चील थी। क्या चील? हाँ बीबी जी, वो लंगड़ाती हुई कमरे में आई थी और जब वो वापस जा रही थी तब भी वो लंगड़ा रही थी बीबी जी। मेरे तो जैसे दिल की धड़कनें ही रुक गई थी। वो नकाबपोश आत्मा भी लड़खड़ा रही थी। क्या चील भी लड़खड़ा रही है? बीबी जी, जब आपने मुझे उठाया तो वो सपना सच था। मैं कसम खा के कहती हूँ बीबी जी, वो चील थी, वो चील ही थी। मैं जब अपने सदमे से बाहर आई तो मैंने उससे कहा कि ये बात उसे किसी को भी नहीं बतानी होगी, ये बात उसे अपने दिल में दबा देनी होगी। मालिक अब इस दुनिया में नहीं है पर हम हैं और हमें जिंदा रहना होगा। अगर राजा जी को ये सब कुछ पता चल गया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा उसके पिता की रक्षा ना करने के लिए। और कोई भी नहीं मानेगा कि ये सब कुछ चील ने किया होगा। चील तो उनकी सबसे ज्यादा वफादार है और वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम कसम खाओ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी यतिमरी। किसी तक भी ये बात कानों कान नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ रही हो ना? यतिमरी रोती हुई वहां से उठकर चली गई और मैं अभी अपने माथे से पसीने पोंछ रही थी। मेरे दिमाग में एक बात आई। जब
उस नकाबपोश आत्मा ने मुझे वादा किया था आने का और वो नहीं आई थी। उसी दिन तो वो छोटी बच्ची को दफनाने चील चली गई थी, शायद इसीलिए ना पहुंची हो। अब मैं सोचने लगी कि क्या यतिम्री को सच में मरना चाहिए। मैं अगले 2 हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ चील के बारे में सोचती रही, जो हवेली में आई ही नहीं थी। क्या चील लंगड़ाती होगी? क्या ये सब कुछ सच में चील ने किया होगा? पता नहीं क्यों, पर मैं रोज श्राइन पर जाती, रोज बाबा जी की दरगाह पर जाती और इंतजार करती उस नकाबपोश आत्मा का, ताकि मैं उसे कह सकूं कि यतिम्री की मौत मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि यतिम्री का खून किया जाए, पर वो नकाबपोश आत्मा एक बार भी वहां पर नहीं आई। अब मुझे और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर चील है कहाँ। मैंने बूढ़ी अम्मा से पूछा और उन्होंने बताया कि चील बहुत ज्यादा बीमार है, वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। पर आखिर उसे बीमारी क्या हो गई है? मैंने अम्मा से पूछा। अम्मा ने बताया कि बहुत साल पहले उसके पैर में कोई जमीन का कीड़ा काट गया था और वो उसके पैर के अंदर ही सांस ले रहा था। उसे बहुत तकलीफ होती थी। उसने मालिक को बताया, उनसे कहा कि वो इलाज कराना चाहती है, पर मालिक ने जो उसे जिम्मेवारी दी थी पूरा दिन खड़े रहने की और निगरानी करने की, उसमें उसके पास अपने लिए तो 1 मिनट का भी समय नहीं था और मालिक ने उसे इनकार कर दिया। वो इलाज नहीं करवा पाई और धीरे धीरे ये जहर उसके पूरे शरीर में फैलता चला गया। आज उसकी तबीयत इतनी खराब है कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही। क्या वो लंगड़ा कर चलती थी? मैंने अम्मा से पूछा। हाँ, पिछले कुछ दिनों से वो काफी लंगड़ा कर चल रही थी। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया था कि ये सब कुछ चील ने ही किया है। पर एक तसल्ली ये भी है, अगर वो बिस्तर से ही नहीं उठ सकती तो कम से कम यतिम्री का खून तो नहीं होगा। आज महीने की 1 तारीख है। मुझे डर भी लग रहा है, पर कहीं ना कहीं विश्वास भी है। जब चील बिस्तर से ही नहीं उठ पाएगी तो यतिम्री का खून कैसे होगा? मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा ली और चुपचाप सोने चली गई। जोर जोर से दरवाजे की आवाज आ रही थी और बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां पर नौकरानियां रो रही थीं। बीबी जी, वो यतीम बच्ची यतिम्री, उसने छत पे से कूदकर जान दे दी है। जी हाँ, यतिम्री का भी खून हो गया है, पर चील वो तो बिस्तर से नहीं उठ सकती। बूढ़ी अम्मा ने बताया कि चील भी मर रही है, उसकी पूरी शरीर में जहर फैल चुका है और डॉक्टर ने कहा है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। हीर का दिमाग यतिम्री से हटकर चील की तरफ चला गया। वो औरत जो पूरा दिन खड़ी रहकर हमेशा उनके ऊपर निगरानी रखती थी, वो इतने दर्द में थी, ये तो कभी हीर ने सोचा भी नहीं था। ये उसे देखकर कभी हीर को लगा भी नहीं था। हीर को महसूस होने लगा कि आखिर वो औरत कितनी बेचारी होगी, जो इतने दर्द में भी मालिक की सारी बातें मान रही होगी। अपने बारे में सोचने का भी वक्त नहीं होगा। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर वो इतनी बेचारी थी तो आखिर उसने पीर सिंह का खून क्यों किया होगा? जी हाँ, ये जानने के लिए हीर चील के कमरे में जा पहुंची थी और जब उसे बिस्तर पर लेटे हुए देखा था तो वो हीर को अपने आप से कुछ अलग नहीं दिख रही थी। वो आज वो चील नहीं दिख रही थी जिसे देखकर हीर को गुस्सा आता था। वो उस नकाबपोश आत्मा जैसी भी नहीं लग रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक बेचारी, कमजोर, बेसहारा औरत जैसी लग रही थी, जैसा कि हीर खुद को महसूस करती है। हीर को देखकर बहुत तकलीफ हुई थी कि उसने सब कुछ चील के बारे में सोचा, सब कुछ देखा, पर उसे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि चील भी दर्द में होगी। उसे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि चील भी उसी की तरह, उसी के जितना पीर सेन से नफरत करती होगी। हीर को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो चील से क्या बात करे। आज तक उसने चील की आवाज भी नहीं सुनी थी। उसे चील बुलाना भी तो सही नहीं था और हीर उसका नाम तक नहीं जानती थी। हीर ने उससे पूछा कि क्या वो राजा जी से बात करे उसके इलाज के लिए, पर चील ने अपने कंधे उचका दिए थे। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। हीर रोज उसके कमरे पर जाती, रोज कोशिश करती उससे बात करने की, पर वो एक शब्द भी ना कहती। आज बूढ़ी अम्मा को एक दासी ने बताया कि चील की हालत बहुत ज्यादा खराब है और हीर भागती हुई चील के पास जा पहुंची। उसने चील से कहा कि आज ही का दिन है, उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। अगर आज उसे नहीं बताया तो हीर उसकी सच्चाई कभी नहीं जान पाएगी। उस दिन पहली बार चील ने हीर के सामने अपना मुंह खोला था और हीर
उसकी आवाज सुनकर कांप गई थी, क्योंकि वो उसी नकाबपोश आत्मा की आवाज थी। हीर को चील ने बताया कि बाबा जी के मृत शरीर को देखने के बाद उसके परिवार ने कसम खाई थी श्राइन से बदला लेने की, पर उसके परिवार का एक एक आदमी श्राइन के द्वारा मारा गया। उसके पिता मारे गए, उसके दादा मारे गए। जब उनके परिवार में कोई भी आदमी नहीं बचा, तब चील ने कसम खाई थी कि कैसे भी हो वो श्राइन से, पीर सेन से उसके परिवार का, बाबा जी का बदला लेकर रहेगी। उसने इतने सालों तक यहाँ पर काम किया और पीर सेन का विश्वास जीत लिया। हीर को याद आया कि तोती ने हमेशा चील के बारे में अच्छे से बात की है, प्यार से बात की है। शायद वो जानती थी कि चील के मन में क्या था। चील कितनी ज्यादा ताकतवर है, वो इतना ज्यादा दर्द सहती रही, पर फिर भी उसने कितना इंतजार किया। अपने इरादों पर वो कितनी दृढ़ता से टिकी रही। पर मैं और भी चीजें जानना चाहती थी। मैंने चील से पूछा कि उसने इतने सालों तक इंतजार क्यों किया। तब चील ने हीर की तरफ उन निगाहों से देखा था जिन्होंने हीर के हर सवाल का जवाब दे दिया था। उसने हीर से कहा कि हीर इससे पहले इस सब के लिए तैयार नहीं थी। खैर, ये बात कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि इससे पहले हीर आजादी तो चाहती थी, पर वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो पीर से दूर चली जाना चाहती थी, पर पीर उससे दूर हो जाए, पीर इस दुनिया से चले जाए, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए शायद वो नहीं तैयार थी। खैर, अगले ही दिन हीर को चील की मौत की खबर मिल गई। अपनी जिम्मेवारी इस दुनिया में निभाने के बाद चील इस दुनिया से चली गई थी। उसने अपने आप को सारे बंधनों से आजाद कर लिया था। इधर हीर ने तारा के साथ मिलकर जो रात के अंधेरे में काम किए, जिन लोगों तक वो पहुंची, उनमें से कुछ लोग राजा जी तक पहुंच गए और उन्होंने हीर के सारे कारनामे राजा जी को बता दिए। इसके बाद हीर का क्या अंजाम होगा, वो जानने के लिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी हाँ, इस छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आती हूँ और बढ़ाऊंगी कहानी को आगे। दिल को थाम कर रखिएगा, क्योंकि इस कहानी में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। सुनते रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है, एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। नॉवल चल रही है ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी ने, जो अपने एंड की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, ये कहानी जो हीर की है, हीर जिसकी शादी 15 साल की उम्र में अपने से दुगने से भी ज्यादा उम्र के इंसान पीर सेन के साथ हो गई थी। वो पीर सेन जो कहने को अल्लाह का बंदा था, पर असल में वो एक बहुत बड़ा राक्षस था। हीर हमेशा से उसे छुटकारा पाना चाहती थी, वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन उसे ये एहसास हुआ कि अगर पीर सेन की मौत हो जाए तो भी उसे आजादी मिल सकती है। उसने ये सोचा और उसके बाद उसकी इस सोच को अंजाम दिया चील ने, जो कि पीर की बहुत ज्यादा वफादार थी। अब चील भी इस दुनिया से चली गई है। हीर श्राइन से बदला लेना चाहती है। हीर श्राइन की असलियत को दुनिया के सामने उजागर कर देना चाहती है, जिसके लिए उसने साथ ढूंढा तारा में, जो कि एक अकेली ऐसी लड़की थी जो यहाँ पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज तक बोल पाई थी। हीर की आंखों पर बदले की पट्टी पड़ गई थी। हीर दूर तक नहीं सोच पा रही थी। हीर नहीं सोच पा रही थी कि जो वो करना चाहती है उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। हाँ, तारा ने उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी। तारा ने उसे कहा था कि इन लोगों के इतने सालों के अंधे विश्वास को तोड़ना आसान नहीं होगा। ये दोनों मिलकर इतनी बड़ी लड़ाई को जीत पाना तो बहुत दूर की बात है, इसका रास्ता तक नहीं ढूंढ पाएंगी। इन दोनों को जिंदा जला दिया जाएगा। पर उसके बावजूद भी तारा हीर की मदद करने के लिए तैयार थी। हीर को लग रहा था कि वो लोगों का विश्वास तोड़ पाएगी। हीर को लग रहा था कि जब लोगों को पीर से इनकी सच्चाई पता चलेगी तो उनका विश्वास पीर के साथ साथ श्राइन पर से भी उठ जाएगा और उसे जीत मिल जाएगी। पर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना हीर ने सोचा था। जब हीर ने सब लोगों को बताने की कोशिश की कि पीर सेन ने उसे प्यारी बनाकर
उसे एक तवायफ बनाकर लोगों तक पहुंचाया, उसका इस्तेमाल किया, बुर्के का गलत इस्तेमाल किया, इस्लाम का मजाक उड़ाया, अपने धर्म का निरादर किया, तो वही लोग हीर के खिलाफ हो गए और उन्होंने राजा जी को हीर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हीर जो कि उसकी माँ कहलाने के लायक नहीं है, श्राइन में रहने के लायक नहीं है, उनकी हवेली में रहने के लायक नहीं है, उनके परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं है, एक बहुत ही बेशरम, बहुत ही बेहया औरत है जिसे यहाँ से जितना हो सके दूर कर देना चाहिए। हीर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और राजा जी ये सब कुछ सुनकर आग बबूला हो गया था। उसने हीर को बहुत बुरा भला कहा था और उसने कहा था कि उसे हीर की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। वो नहीं चाहता कि हीर हवेली से बाहर निकले, उसे एक कमरे में बंद कर वो ताला लगा देना चाहता था। पीर सिंह ने जो मेरी वीडियोस ली थी वो मैं जागीरदार को दे आई थी ताकि वो वीडियोस पीर सिंह के खिलाफ एक कड़ा सबूत साबित हो। पर जागीरदार ने तारा को बताया कि उन वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलाफ ही साबित होंगी। तारा ने मुझे कहा कि मैं जागीरदार को रोक दूं वो वीडियो किसी को भी देने के लिए। मैंने तारा से कहा कि एक बार फिर वो मुझे जागीरदार के पास ले जाए। रात को 1 बजे के बाद मैं उसे हवेली के बाहर मिल जाऊंगी। मैंने हमेशा की तरह अपना कमरा अंदर से बंद किया। एक बार फिर उन्हीं तवायफ प्यारी के कपड़ों में मैं तैयार हो गई। अपने मुंह पे वही पाउडर, वही लाली थोप ली और बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद करके मैं पीछे के दरवाजे से बाहर जा रही थी। देखा इस दरवाजे पर ताला लगा है। मैं फटाफट से वापस की तरफ मुड़ी, अपने कमरे की तरफ भागी। अपने मुंह से वो लाली, वो पाउडर सब हटा देना चाहती थी, पर मेरे आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। मैं पकड़ी जा चुकी थी। राजा जी मुझे बुरा भला कहने लगा। मैंने उसे कहा कि ये सब कुछ मेरा किया धरा नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे बाप का किया धरा है। तुम्हें उनकी गलतियां, तुम्हें उनके जुर्म नहीं दिखाई देते? पर राजा जी को अपने पिता का कोई जुर्म नहीं दिखाई दे रहा था। उसके हिसाब से सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। मैंने हवेली को, श्राइन को शर्मसार कर दिया था। मैंने सोचा तो था कि मैं श्राइन को उजागर कर दूंगी। मैंने सोचा तो था कि मैं श्राइन के ऊपर एक कहर ढा दूंगी, पर वो कहर सिर्फ और सिर्फ मुझ पर टूट गया था। कुछ भी करने की इच्छा मेरे मन से बिल्कुल मर गई थी। श्राइन को उजागर करने की इच्छा भी मर गई थी। मुझे तारा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उस दिन के बाद एक दासी के हाथों मैंने तारा के पास चिट्ठियां भी भिजवाई थी, पर तारा का कुछ पता नहीं लग रहा था। मैं अपनी नफरत में पागल हो गई थी, बिना दिशा के इधर उधर भाग रही थी। इस तरह से मुझे जीत कैसे मिल पाती? मेरी वजह से मेरी बेटियों को भी अब भुगतना पड़ रहा था। गप्पी ने भी आकर मुझसे पूछा था कि आखिर सब लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। मैंने गप्पी को डांट कर चुप करा दिया था। दिया और मुन्नी ने भी कहा था कि उनके पति उन्हें बहुत मारते हैं, मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं। मैंने उन्हें गुस्से से कह दिया था कि मैंने जो सहा है तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अपनी जिंदगी खुद ही समेटो, मुझे आकर कुछ मत कहो। गप्पी ने उन दोनों को कुछ तो समझाया था, पर मुझे कुछ नहीं समझ में आया था। खैर, हर कोई मेरे बारे में बुरा भला कह रहा था, चाहे वो माँ हो या मेरी बहनें। मेरी माँ ने आकर भी रोते हुए मुझे कहा था कि अभी तक वो पीर सेन की आड़ में सब कुछ छुपा कर बैठी थी, पर पीर सेन के जाने के बाद मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी वजह से उनके बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद होती जा रही है। उन्हें मुझ पर शर्म आती है। यहाँ तक कि सखी बीवी ने भी मुझसे कहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल गलत है। मैं जो कर रही हूँ वो अल्लाह के खिलाफ है। अगर मैं कुछ अल्लाह के खिलाफ करूंगी तो अल्लाह मेरा साथ कभी नहीं देंगे। मैंने सखी बीवी को समझाने की कोशिश की कि अगर मैं अपने आप को यूं सबके सामने नंगा कर रही हूँ तो उसका कुछ कारण तो होगा। पीर सेन ने सब कुछ किया है, सारी गलती पीर सेन की है। उनके जुर्मों को उजागर करने के लिए अगर मैं सब कुछ कर रही हूँ तो क्या मैं गुनहगार हूँ? पर सखी बीवी ने कहा था कि जो गलत है वो गलत है, मुझे अपनी सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए। खैर, मैंने गुस्से से सखी बीवी को भी कह दिया था कि वो अपने काम से काम रखें। यही सारी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। मेरे सर का दर्द दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। मैं आजकल ज्यादा टाइम बिस्तर पे ही लेटी रहती थी। तभी राजा जी मेरे कमरे में आया। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह हो गया था। उसका गुस्सा, उसका चेहरा, उसकी आदतें, उसका बोलने का अंदाज, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की तरह। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। यहाँ पर कोई भी मुझसे आगे नहीं है और तुम तो बिल्कुल भी नहीं।
याद रखो, मुझे यहाँ पर जो हो रहा है सब कुछ पता चल जाता है। उसने बहुत ही गुस्से से सब कुछ मुझे देखकर कहा था। मैं भी चिल्ला उठी थी, गलती तुम्हारे बाबा की है, मेरी कोई गलती नहीं। जो किया है सब उन्होंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। सारे जुर्म सिर्फ और सिर्फ उनके हैं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि जैसा उन्होंने कहा मैं वैसा ही करती गई। मेरी और कोई गलती नहीं है। राजा जी को कहाँ कुछ समझ में आ रहा था। उसके लिए सारी गलती सिर्फ मेरी थी। उसका कहना था कि उसके बाबा ने जो भी किया उसे उन लोगों से तो छुपा कर रखा। उन्होंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ किया, उन लोगों के साथ तो कुछ नहीं किया। उनकी वजह से श्राइन को नीचा तो नहीं देखना पड़ा, पर मैंने जो किया सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए किया। मेरी वजह से हर किसी को नीचा देखना पड़ रहा है, इसलिए गुनहगार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं राजा जी के पैरों में भी झुक गई, उससे माफी भी मांगी, उसे ये भी कहा कि मुझे एक मौका दे दे, मैं अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और वो जो तुम्हारी शुभचिंतक है तारा, अब उसे ढूंढना बंद कर दो। जहां पहुंचना चाहिए था वहीं पहुंचा दिया है मैंने उसे। क्या? तारा? हाँ। और ये कहकर मुझे पैर से पीछे करके राजा जी वहां से चला गया। हीर को एहसास हो गया था कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, इसलिए वो राजा जी के पास गई थी उससे माफी मांगने। तभी उसने वहां पर एक अखबार देखा जिसमें उसे दिखी रांझा की तस्वीर। इस सब में रांझा उसके दिमाग से निकल गया था। इस सब में वो भूल गई थी कि वो रांझा से प्यार करती थी, वो रांझा को पाना चाहती थी, वो यहाँ से भागकर रांझा तक पहुंचना चाहती थी। ये सारी बातें उसके दिमाग से निकल गई थी, सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना ही उसके दिमाग में रह गई थी। रांझा की वो तस्वीर देखते ही वो चौकन्नी हो गई थी। उसने राजा जी से माफी भी मांगी, पर राजा जी ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। उसे कहा कि वो अपने कमरे में जाए और राजा जी के सामने भी कभी ना आए। हीर उस समय वहां से चली गई। जब राजा जी अपने कमरे से गया तो वो चुपचाप उसके कमरे में गई और वो अखबार उठा लाई। मुझे उस अखबार में से रांझा का पता मिल गया था। कुछ दिन पहले रांझा जिस गेस्ट हाउस में रह रहा था वो हमारी हवेली के पास ही था, पर मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी, दीवार से सर फोड़ लेना चाहती थी। मुझे तारा की याद सता रही थी। वो दिन जब मैं आजाद थी, वो दिन जब मैं हवेली से बाहर निकल पा रही थी, मैं चौकीदार के पास क्यों गई, रांझा के पास क्यों नहीं? जब मुझे आजादी मिली तो मेरे दिमाग से रांझा चला गया। अब जब सारे दरवाजे मेरे ऊपर बंद हो गए हैं, अब जब रांझा के पास जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तब अल्लाह ने मुझे एक बार फिर रांझा के पास पहुंचाने का रास्ता दिखाया है। क्यों क्यों अल्लाह मेरे साथ ये खेल खेल रहे हैं? मैं क्या करूं? कैसे रांझा तक पहुंचूं? मैं समझ भी नहीं पा रही थी। मेरा सिर भन आ रहा था। मैं कुछ करना चाहती थी। किसी भी तरह रांझा के पास मुझे पहुंचना होगा। किसी भी तरह रांझा को मुझे अपनी सच्चाई बतानी होगी। वो एक तवाइफ की शक्ल लेकर, मैं मरना नहीं चाहती, मैं रांझा को सब कुछ बता देना चाहती हूँ, पर मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मैं पागलों की तरह इधर से उधर घूमती जा रही थी। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। ये आखिरी उम्मीद हो सकती है मेरे लिए। मुझे कैसे भी करके ये करना ही होगा। पूरी अम्मा तक पहुंचना होगा, उन्हें रांझा तक पहुंचाना होगा। मैं पागलों की तरह वहां से भागने लगी और बूढ़ी अम्मा को बुलवा भेजा और उनके सामने आंखों में आंखें डालकर बैठ गई। अम्मा, मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, पर मरने से पहले मैं अपने ऊपर से सारे इल्जाम हटा देना चाहती हूँ। अम्मा ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैंने उन्हें कहा कि जब मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ वो मेरी आंखों में देखें। अम्मा, मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। एक बहुत ही समझदार आदमी है, इस्लाम का बहुत बड़ा ठेकेदार। मैं उसकी मदद चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे रास्ता दिखाए। अम्मा, इसमें तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। अम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। अपने आखिरी दिनों में वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिसके लिए उन्हें उनके पूर्वज भी कभी माफ ना करें। वो मेरे पैरों में झुक गईं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें माफ कर दूं। वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगी,
अल्लाह को ही सब कुछ करना होगा और उन्हें विश्वास है कि अल्लाह मेरे लिए जरूर कुछ करेंगे। अल्लाह मुझे मेरी इज्जत वापस लौटा देंगे। अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाएगी, अगर वो कुछ भी ऐसा करेगी जो श्राइन के खिलाफ होगा, तो श्राइन ना उसे बख्शेगा और ना मुझे। मेरी बातें अम्मा पर कुछ काम नहीं कर रही थी, पर मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे कुछ भी करके अम्मा को मनाना ही था। हो सकता है जब मैं अम्मा से बात कर रही हूँ रांझा वहां से चला जाए। मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। अम्मा, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रही कुछ भी करने के लिए। कल मुझे सपना आया था, मैं और आप हज पर जा रहे थे और मैंने अल्लाह के सामने गुहार लगाई कि वो मुझे माफ कर दे, कि वो मेरा सहारा बने। अल्लाह ने मुझे कहा कि मैंने देखा ही नहीं, मेरा सहारा तो मेरे साथ ही है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर आप खड़ी थी। अल्लाह ने आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है अम्मा, वरना मैं आपसे कभी ये सब कुछ ना कहती। अल्लाह देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितनी सच्ची हैं। आप उन पर ज्यादा विश्वास करती हैं या फिर श्राइन पर। अल्लाह के लिए क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं अम्मा? मेरी ये बात बिल्कुल सही जगह अम्मा को जाकर लगी और उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह चाहते हैं इसी तरह मेरा अंत हो तो मुझे यही मंजूर है। अगर अल्लाह चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में अम्मा गेस्ट हाउस तक पहुंच सकती है। 15 मिनट जाना, 15 मिनट वापस आना। हद से हद 45 मिनट में अम्मा यहाँ पर वापस आ जाएगी रांझा का मैसेज मेरे लिए लेकर। मैं पागलों की तरह इधर से उधर घूम रही थी। एक एक सेकंड काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत देर के बाद अम्मा वापस लौटी। क्या आपको वो मिले? आपने उनको मेरी चिट्ठी दे दी? अम्मा ने सर हिला दिया। नहीं, वो दोपहर में वापस आएंगे और आज रात को वो वापस लौट रहे हैं। अम्मा, क्या आप 1 घंटे बाद दोबारा जाएंगी? अम्मा, आप जाएंगी ना? अम्मा ने हाँ में सर हिलाया। 1 घंटे के बाद अम्मा दोबारा गई और जब वापस लौटी तो अम्मा ने बताया कि उन्होंने मेरी चिट्ठी रांझा तक पहुंचा दी है। मैं खुशी के मारे पागल हो गई थी। अम्मा ने बताया कि रांझा ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जिनके जवाब भी अम्मा ने उन्हें दे दिए। अम्मा बहुत ज्यादा हैरान थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें किसने कहा कि वो अल्लाह का बंदा है? मैंने आसपास बहुत सारे लोगों से पूछा। मुझे पता चला कि वो एक मंत्री है, अल्लाह का बंदा नहीं है। पर अम्मा, मुझे अल्लाह ने कहा था कि वही मेरी मदद कर सकता है, जैसे मुझे अल्लाह ने कहा था कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। बस अब तो मैं जुम्मे रात का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने बालों पर हिना लगा ली थी, मुंह को रोज बेसन और दूध लगाकर धोने लगी। अपने आप को खूबसूरत बना देना चाहती थी। आखिर मैं अपने रांझा से जो मिलने वाली हूँ। प्यार आपको एक अलग ही तरह की ताकत देता है, एक अलग ही तरह की चमक आपके चेहरे पर आ जाती है। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। मैं बहुत ही खुश रहने लगी थी। सारा दर्द मैं भूल चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ रांझा से मिलने की बेचैनी मेरे अंदर थी। मुझे कोई लाली नहीं लगानी, मुझे तैयार नहीं होना। मैं उन्हीं पुराने दिनों में चली गई थी जब माँ मुझे ये सब कुछ नहीं करने देती थी। मैं शीशे के सामने खड़ी हो गई और वही पुरानी हीर बन जाना चाहती थी। आज जुम्मे रात है, मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं अपने रांझा से मिलने वाली हूँ। मैंने चूड़ियां उतार दी और एक नर्म सी चप्पल पहन ली ताकि मेरी आवाज किसी को सुनाई ना दे। मैंने अम्मा को नहीं बताया क्यों, पर मैं उन्हें अपने साथ ले गई और मैं बाबा जी की दरगाह पर जा पहुंची। वहां बैठकर इंतजार कर रही थी अपने रांझा का। मुझे कुछ आहट सुनाई दी, कदमों की आवाज। राजा जी और मेरे पति के भाई। मेरे लिए मौत का दिन आ गया था। कहाँ मैं अपने आप को 16 साल की समझ रही थी और अब मैं 100 साल से भी ज्यादा अपने आप को महसूस कर रही हूँ। नहीं, मैं जीना नहीं चाहती। राजा जी और मेरे पति के भाई सब लोग मुझे देखकर आग बबूला हो चुके थे। वो सब मेरी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। राजा जी ने तो ये तक कह दिया था कि वो अगर अपने हाथों से मुझे मार देगा
तो उसे बहुत सुकून मिलेगा। पर मेरे पति के भाइयों ने उसे समझाया कि ऐसा करके कुछ फायदा नहीं होगा। इस तरह से श्राइन की जो बदनामी हो रही है उसका हमें कुछ ना कुछ करना होगा। उन्होंने कहा कि वो सबसे कह दें कि मैं पागल हूँ, मेरे दिमाग का संतुलन ठीक नहीं। और इतने दिनों से वो एक पागल औरत को हवेली में कैसे भी करके संभाल के रख रहे थे। इस तरह से लोगों में हमारी इज्जत कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। क्या श्राइन की इज्जत सच में कम हो रही थी? क्या श्राइन की सच में बदनामी हो रही थी? पर इन लोगों की बातों से ऐसे लग रहा था जैसे ये लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। इन्होंने तब सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता निकाला था कि मुझे एक कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, कभी उस कमरे से बाहर ना निकलने दिया जाए और लोगों से कह दिया जाए कि मैं पागल हूँ, पर उसके बावजूद भी ये लोग मेरा ध्यान रख रहे हैं, मुझे समय पर खाना दे रहे हैं। उन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जहाँ मैं अकेली ही बैठी रांझा को चिट्ठियां लिखती और रांझा की तरफ से अपने लिए जवाब भी लिखती रहती। हीर, मेरी हीर, मैं तुम्हें बहुत चाहता था और कैसे भी करके मैं तुम तक पहुंचना चाहता था, पर जब मुझे पता चला तुम्हारा निकाह हो गया है तो मैं क्या करता? दूसरे आदमी की बेगम तक मुझे नहीं पहुंचना था। मैं उस बुर्के के पीछे कैसे जा सकता था जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पति को जाने की इजाजत होती है? और जिस तरह से तुम्हारे शौहर तुम्हें मेरे सामने लाए, मैं वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उस समय तुम्हारे पास नहीं आ सकता था, मैं तुम्हें और नीचा नहीं दिखा सकता था। रांझा। मैं इस तरह से बहुत सारी चिट्ठियां रांझा को लिखती और रांझा के जवाब अपने लिए लिखती। रांझा और मेरी चिट्ठियों के यहाँ पर ढेर लग गया था। मैंने एक डिब्बे में वो सारी चिट्ठियां बंद कर दी थी। क्यों प्यार को हमेशा इस तरह से बंद करना पड़ता है? मैं जैसे दूसरी दुनिया में रहने लगी थी, बस सिर्फ और सिर्फ रांझा की तस्वीर बनाती रहती, सिर्फ और सिर्फ रांझा के बारे में सोचती रहती। कई बार जैसे मुझे बहुत उम्मीद होती रांझा से मिलने की, कई बार मैं बहुत उम्मीदों भरी चिट्ठी रांझा की लिखती जिसमें वो मुझे लिखता है कि वो मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। कई बार मैं सारी उम्मीदें खो देती, बहुत ज्यादा उदास हो जाती, बैठकर सिर्फ रोती रहती और रांझा की वो चिट्ठी अपने आप को लिखती जिसमें वो लिखता है कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी जैसे गोल गोल घूमने लगी थी और मैं अपनी जिंदगी के साथ वैसे ही। रांझा से एक बार फिर मिलने की उम्मीद मुझे थी भी नहीं और थी भी। मुझे लगता था कि कोई चमत्कार हो जाएगा और मैं एक बार फिर अपने रांझा के पास पहुंच जाऊंगी। रोज सुबह एक उम्मीदों भरी चिट्ठी में अपने आप को लिखती और रात को सारी उम्मीदें खो जाती। हो सकता है कि रांझा ने कभी मेरे बारे में सोचा ही ना हो सकता है कि वो हीर को बिल्कुल भूल चुका हो सकता है प्यारी की वो तस्वीर भी उसके दिमाग से निकल गई हो। पता नहीं, पर मैं बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी। कभी कभी मैं दीवार से अपना सर पीटती, इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहती और कभी चुपचाप उस कमरे में पड़ी रहती। मेरे दिमाग में 24 घंटे आवाजें गूंजने लगी। एक आवाज मुझे कहती कि मुझे मर जाना चाहिए, एक आवाज कहती कि मुझे जिंदा रहना होगा रांझा के लिए, मुझे जिंदा रहना होगा। मुझे ये आवाजें किसी तरह बंद कर देनी थी। मेरी प्यारी हीर, मैं तुम्हारी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरा प्यार इतना मतलबी नहीं है। तुमने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तुमने श्राइन को चैलेंज किया है। तुम जानती हो वो लोग कितने पागल हैं। उनकी दरगाह पर भी जो हाथ उठते हैं वो उन्हें कटवा देते हैं। तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ चुकी है। तुम नहीं जानती इस सब का क्या अंजाम हो सकता है। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद अब नहीं कर सकता। मैं कर भी क्या सकता हूँ? किसी और की बेगम पर मैं अपना अधिकार कैसे जमा सकता हूँ? एक पीर की माँ के साथ मैं निकाह कैसे कर सकता हूँ? मैं इस समय तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे हालात को मैं नहीं बदल सकता जब तक तुम कुछ और ना बन जाओ। तुम कुछ और ना बन जाओ। तुम कुछ और ना बन जाओ। मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। बस यही शब्द मेरे सर में गूंज रहे थे। जब तक मैं कुछ और ना बन जाऊं, मैं रांझा की नहीं हो सकती। एक सुई मुझे चुभी। माँ मेरे कान में बोली, हीर, अलमारी की चाबी मुझे दे दो। बेटा, अगर किसी को और चिट्ठियां मिल गई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी भाई भी वहां पर आया। वो भी मेरे कान में बोल रहा था,
आपा अलमारी की चाबी दे दो, अगर चिट्ठिया राजा जी को मिल गई तो वो पागल हो जाएगा और मुसीबत हो जाएगी। आपा वो चाबी मुझे दे दो। मैं सुन पा रही थी, देख पा रही थी, दिमाग काम कर रहा था, पर मैं हिल नहीं सकती थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और राजा जी अंदर आया। राजा जी मेरे सामने खड़ा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये औरत हमारे परिवार के ऊपर बदनुमा दाग है। इसने हमें शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं दिया। जल्दी से जल्दी मर जाए, यहाँ से जाए और हमें छुटकारा मिले इस औरत से, ताकि और शर्मिंदगी हमें महसूस ना करनी पड़े। पता नहीं और क्या क्या बोलकर राजा जी वहां से चला गया। मेरी चाबियां माँ के हाथ में थी। उन्होंने मेरी अलमारी खोल दी थी। इतनी सारी चिट्ठियां, माँ, गप्पी, मेरी बहनें, वो सारी राजा की चिट्ठियां पढ़ रही थी। मैं उनको बताना चाहती थी कि वो चिट्ठियां सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं। वो राजा ने मुझे नहीं लिखी, हमेशा सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी। पर वो सब लोग राजा के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। गप्पी बहुत रो रही थी। वो मेरे पास आई थी और मुझे कह रही थी, माँ उठ जाओ ना माँ, प्लीज वापस आ जाओ। तुम तो हमेशा से कितनी स्ट्रांग थी, हमेशा से कितनी ताकतवर। माँ उठो ना, हमें आपकी जरूरत है माँ, आ जाओ, लौट आओ ना माँ। माँ उन सारी चिट्ठियों का एक बंडल बना रही थी। भाई ने अलमारी में से खाली शराब की बोतलें निकाली थी और एक डिब्बे में भर रहा था। वो कैसेट मिल गई थी उसको, उसने वो भी डिब्बे में डाली थी। माँ ने वो कैसेटें उससे छीन ली थी और एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख ली थी। वो ये सारा सामान कमरे से बाहर ले जा रहे थे। मेरे सामने चीजें धुंधली होती जा रही थी, जैसे तोती चली गई, काली चली गई, चील भी चली गई। क्या मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ? मैं तोती से पूछना चाहती थी, क्या दूसरी दुनिया अच्छी है? क्या वहां जाकर मैं अपने राजा से मिल पाऊंगी? पर मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, नहीं, मुझे जीना है। सब लोग आसपास रो रहे थे, क्या मैं मर चुकी हूँ? तभी कमरे में राजा जी आया। वो रांझा के बारे में कुछ कह रहा था। मैं तो उसे प्यार करती हूँ, पर वो क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई उसके ऊपर चिल्ला रहा था, आपा यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगी, इस कमरे में वो और नहीं जी पाएगी। राजा जी और तेज चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि अगर ये मर जाएगी तो इसे दफनाने की जगह यहाँ श्राइन में नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये श्राइन के लिए एक बदनुमा दाग है, इसे यहाँ नहीं दफनाया जाएगा। ये कहकर राजा जी वहां से चला गया। कमरे में शांति हो गई। सब चिंता में थे कि आखिर करें तो क्या करें। माँ का कहना था कि उन्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि मैं मरने वाली हूँ और ये लोग मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। भाई ने कहा कि वो मुझे यहाँ नहीं रहने देगा, वो मुझे यहाँ से ले जाकर रहेगा। चुटकी कह रही थी कि राजा जी मुझे यहाँ से इन लोगों को नहीं ले जाने देगा। तभी भाई ने कहा, तो ठीक है, हम कह देंगे कि आपा मर चुकी है और हम आपा को यहाँ से ले जाएंगे। हम आपा को एक नया वजूद देंगे, हम उन्हें कुछ और बना देंगे। मेरे दिमाग में एक रोशनी की किरण जाग गई। मैं तब तक रांझा की नहीं हो सकती जब तक मैं कुछ और ना बन जाऊं। राजा जी कमरे में आया। भाई ने उसे कहा कि मैं मर चुकी हूँ और वो मेरी कब्र बाबा के साथ बनाना चाहते हैं। माँ राजा जी के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि वो मुझे यहाँ से उन्हें ले जाने दे। चुटकी मेरे बेटे के पैरों में पड़ गई थी कि वो मुझे यहाँ से ले जाने दे, मेरी लाश को यहाँ से ले जाने दे, ताकि वो लोग अपने बाबा के साथ मुझे दफना सके। भाई राजा जी को कह रहा था कि हीर का नामो निशान तुम्हारी दुनिया से मिट जाएगा, वो लोग मुझे यहाँ से ले जाएंगे और कभी भी यहाँ पर कोई भी हीर का नाम नहीं सुनेगा। राजा जी ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में देखा, पर फिर भी उसने मान लिया कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे पीर सिंह के पास ले जाया जा रहा है। मरने के बाद कहते हैं ना कि एक औरत अपने शौहर के पास चली जाती है। नहीं, मुझे पीर सिंह के पास नहीं जाना। मुझे नहलाया जा रहा था, मुझे नए कपड़े पहनाए जा रहे थे। गप्पी, मुन्नी और दिया सब रो रही थी, पर
मैं अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे इन लोगों को मत ले जाने दो, मैं पीठ से इनके पास नहीं जाना चाहती, मैं अपने बच्चों से दूर जा रही हूँ। कप्पी, मुन्नी, दिया, मैं सबसे दूर जा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं एक वैन में आ गई हूँ, पता नहीं जिंदगी से मौत की तरफ जा रही हूँ या मौत से जिंदगी की तरफ। मेरी आंखें खुली तो बहुत सारी लाइटें, हर जगह आवाजें आ रही थी। मैं कहाँ पर हूँ? मुझे वहां से भी ले जाया जा रहा है, मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जा रहा है। भाई मेरे कान में बोल रहा था, आपा मैं आपको अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको किसी को ले जाने नहीं दूंगा, मैं आपके लिए हर वो चीज करूंगा जो मैं नहीं कर पाया। मेरी बच्ची, तुम घर वापस आ गई हो, अपने घर वापस आ गई हो तुम। माँ अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह उसे माफ कर दे अपनी बच्ची को एक नर्क में भेजने के लिए। अल्लाह मुझे तसल्ली दे और जीने का एक और मौका। मैं सफेद रंग का फूलों वाला बुर्का पहनकर एक दरगाह के आगे खड़ी थी, वहां जहां पर नाम लिखा हुआ था हीर, 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 हीर। मैं फूल चढ़ा रही थी। पीछे से कार के हॉर्न की आवाज आई। रांझा जो अपनी कार में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। अंत भला तो सब भला, हीर को आखिरकार उसका प्यार मिल गया। पर क्या हर किसी के साथ ऐसा हो पाता है? इसी नॉवल को ले लो, कितने सारे कैरेक्टर्स, तोती, काली, उन सब की कहानी कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, इतना सब कुछ सहकर कब वो लोग गायब हो गई, किसी को याद भी नहीं। हर किसी की जिंदगी में ये दिन आना तो खैर पॉसिबल है ही नहीं, बट स्टिल हीर ने जितने सारे अत्याचार सहे, आखिर में उसे खुशी मिल गई तो हम भी खुश हो गए, है ना। जितना डिप्रेस इस नॉवल ने किया, बाद में एक मुस्कुराहट भी देकर ही गई है ये कहानी। जी हाँ, इसी तरह की बहुत सारी और कहानियां भी मैं इस शो में लाऊंगी। बिल्कुल डिप्रेसिंग वाली नहीं, इंटरेस्टिंग वाली भी लाऊंगी, रोमांटिक वाली भी लाऊंगी, मजेदार वाली भी लाऊंगी। बस आपको क्या करना है, बताते रहिए ना आखिर आपको शोज कैसे लग रहे हैं। आप फीडबैक देते हैं ना तो सच में बड़ी खुशी होती है। तो अपने अच्छे अच्छे फीडबैक्स मुझे दीजिए, बताइए कि आपको ये नॉवेल्स कैसी लग रही हैं। अच्छे अगर नहीं भी होंगे तो चलेगा, बट फीडबैक जरूर दीजिए। और ये भी बताइए कि आप कौन सी और नॉवेल्स भी इस शो में सुनना चाहते हैं, ताकि मुझे चूज करने में आसानी हो, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि अगली नॉवेल मुझे कौन सी लानी है। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। हाँ रुकिए, इजाजत से पहले आपको फीडबैक का तरीका तो बताती चलूं। जी हाँ, तरीका बिल्कुल सिंपल है और मैं जानती हूँ कि आपको पता भी है। आपको लॉगिन करना है www.radioudan.com पर और वहाँ जाके भर देना है एक फीडबैक फॉर्म, या फिर आप स्काइप पर भी जा सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAAN और यूट्यूब पर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद भी जो अच्छी अच्छी नॉवेल्स आएंगी उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चाहिए ना, तो फिर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए और अपने कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बता दीजिए कैसी लग रही है आपको ये नॉवल। जी हाँ, कमेंट्स देने का सबसे आसान तरीका यही है। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, जहां जाकर आप अपनी फरमाइश रख सकते हैं। ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारा पेज जरूर लाइक कीजिए। इसी के साथ मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह एक नई नॉवल, एक नई कहानी लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगी। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप लविंग, कीप लाफिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।